जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। अब पुनरावृत्ति क्योंकि चल रही है कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा के लिए, तो आइए इसी श्रृंखला में हम चलते हैं समास की तरफ। समास जिसके नियमों को हम दोहरा चुके हैं और आज हम करने वाले हैं उसका सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों का अभ्यास। तो नियमों को पहले ध्यान से पढ़ लें, आप उनको पहले ध्यान से समझ लें और फिर आप प्रश्नों के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। नियम वही है तैयारी करने का, अभ्यास करने का, कि पहले आप इन प्रश्नों को स्वयं हल करें और उसके बाद इनके उत्तरों से इनका मिलान करें। ठीक है, तो आइए जरा चलते हैं समास के अभ्यास की तरफ। पहला क्या है? पिक काकऊ। पिक काकऊ उड्डीयते। तो देखिए, वैसे तो समास आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें विकल्प दिए गए होते हैं। तो हमें क्या करना है? नियमों को ध्यान से समझना है, उनको ध्यान से पढ़ना है और दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनना है। लेकिन जिस तरह से विकल्प दिए गए होते हैं उसी तरह से इन विकल्पों को इतना पास, मतलब मैं कहूँ कि इतनी क्लोज फाइट इनमें होती है कि आप इन विकल्पों में से अंतर तभी कर पाएंगे जब आपने नियमों को बहुत ही ध्यान से समझा हो। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी समास के प्रश्न को हल करें तो ऐसा ना हो कि आपने पहला विकल्प पढ़ा और आपको लगा ये ठीक है, आपने उसको टिक किया और फिर आप अगले प्रश्न पर आ गए। नहीं, नियम ये है कि आप जब भी समास के प्रश्न को हल करें तो पहले चारों विकल्पों को पढ़ें और फिर जो आपको सही विकल्प लगता है, उसका उत्तर लगता है, फिर उसको एक बार तार्किक रूप से सोचें कि ये उत्तर सही है तो क्यों सही है। और जब क्यों का उत्तर आपको सही रूप से मिल जाए तब आप अगले प्रश्न पर जाएं। संस्कृत विषय की ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर ना बहुत विस्तृत प्रश्न नहीं होते, बहुत बड़े बड़े प्रश्न नहीं होते, लेकिन तार्किक प्रश्न होते हैं। दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। तो इसलिए समय की कमी नहीं है, समय बहुत होता है आपके पास, बस उस समय का सही तरह से आपको सदुपयोग करना है और जरा समझकर प्रश्न पत्र को हल करना है ताकि आप अपनी परिश्रम का पूरा पूरा मूल्यांकन, पूरा पूरा लाभ उठा सकें। ठीक है, देखिए पिक काकऊ तो क्या है? पिकाह च काकाह च। पिक काकऊ द्विवचन है तो इसका मतलब क्या होगा? एक कोयल है और एक ही कौआ है ना? तो क्या होगा? पिकह च काकह च, ये होगा हमारा सही उत्तर। और भी विकल्प हम इसके समझ लेते हैं। पिकह च काकह च तयो समाहारः। देखिए, अगर ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण होता तब यहाँ पर क्या होता? समाहार द्वंद्व का जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा तो उसका जो समस्त पद होगा वो नपुंसक लिंग में होगा, जबकि यहाँ पर ये किस में है? ये दोनों द्विवचन में है और दोनों को यहाँ पर कहा गया है, इतरेतर द्वंद्व है ये, है ना? और क्या है? काकाह पिकह च, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? पिकह च काकह च। फिर क्या है? कालम अनतिक्रम्य कार्यम कुरु। अनतिक्रम्य, कालम अनतिक्रम्य, तो ये है हमारा समास, कालम अनतिक्रम्य। तो क्या बन जाएगा इसका? देखिए, यथा कालाम, अब देखो जरा विकल्प को ध्यान से पढ़ा हमने। यथा कालाम, कालाम नहीं भाई, कालम शब्द है ना? यथा कालह नहीं, अव्ययी भाव जब भी समास होता है तब क्या होता है? उसका जो समस्त पद होता है वो नपुंसक लिंग में होता है। तो क्या होगा? यथा कालम, ये होगा इसका सही उत्तर। यथा कलाम ये भी नहीं होगा। देखिए, बहुत थोड़ा सा अंतर है, यथा कालाम, यथा कलाम और यथा कालम, तो एक मात्रा का अंतर है। अगर जल्दबाजी में प्रश्न को हल किया तो क्या हम क्या करते हैं? जो पहला हमने देखा हमें ठीक लगा उसको टिक किया, हम आगे बढ़ जाते हैं। नहीं करना है ऐसा। चारों विकल्पों को पहले ध्यान से पढ़ना है और विकल्पों को ध्यान से पढ़ने के बाद उसके बाद सही उत्तर को हमें टिक करना है, लिखना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, नारदः च व्यासः च, ये भी इसी का ये एक उदाहरण है। क्या? नारद व्यासः नहीं हो सकता, नारद व्यासः नहीं हो सकता, नारद व्यासौ, नारद व्यासः च,
ये तो नहीं हो सकता। क्या होगा? नारद व्यासौ। क्यों? क्योंकि दो जने हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया है। यथाशक्ति ही कार्यम कुरु। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति भी समम, शक्तिम सहित, शक्ति अनतिक्रम्य। अब देखो, शक्तिम अनतिक्रम्य और शक्ति अनतिक्रम्य, क्या अंतर है दोनों में? यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्या? शक्तिम अनतिक्रम्य या शक्ति अनतिक्रम्य? तो क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति। ठीक है। फिर क्या है? गंगायाः समीपम। गंगायाः समीपम तो क्या होगा? उपगंगम, गंगा के समीप। इसके विकल्प और क्या हो सकते हैं? अभी एक बार इनके विकल्पों को और देख लेते हैं। देखिए क्या है? गंगायाः समीपम तपः करोति। उपगंगम, गंगा समीपम, उपगंगा, गंगा समीपम। अब देखो यहाँ पर कितनी पास का यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। गंगा समीपम, यहाँ है गंगाम समीपम, यहाँ है गंगा समीपम, उपगंगाम और उपगंगम। क्या ध्यान रखना है कि अव्ययी भाव में जब भी हमारा समास होगा तो उसका समस्त पद नपुंसक लिंग में होगा। चलते हैं आगे। देवाधिपति ही शक्रः अस्मि। अहम देवाधिपति ही शक्रः अस्मि। अब देखिए देवाधिपति ही मतलब देवताओं का राजा। देवता बहुत सारे होते हैं तो यहाँ विकल्प में आपके सामने क्या आ सकता है? ये देवाय अधिपति, देवाभ्याम अधिपति, देवात अधिपति या देवानाम अधिपति। इसका उत्तर है ये। इसका एक विकल्प आपके सामने ये भी आ सकता है, देवस्य अधिपति, वो भी षष्ठी विभक्ति होगा। और देवा नाम अधिपति, ये भी षष्ठी विभक्ति होगा। तब आप क्या करेंगे? एक व्यक्ति का राजा नहीं हो सकता इंद्र, देवताओं का राजा। एक देवता का राजा थोड़ी होता है, बहुत सारे देवता है, उनका राजा कौन है? इंद्र है। तो क्या होगा? देवा नाम अधिपति ही। पिकह च काकह च तयो कह भेदः। अब देखिए, पिकह च काकह च तयो कह भेदः। तयोहो, उन दोनों में क्या भेद है? तो क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है? इस वाक्य के अर्थ को भी समझना है। क्या? कि पिक, कोयल और कौवे में क्या भेद होता है? तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों है, तयोहो वैसे भी द्विवचन है तो बन जाएगा पिक काकयोहो। पिक काकऊ मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया प्रथमा विभक्ति, लेकिन यहाँ क्या है? ये षष्ठी और सप्तमी का हो जाता है। जब भी तुलना की जाती है ना किसी की, तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा पिक काकयोहो। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आप लोगों के लिए कोशिश तो बहुत की है कि आप लोग इन प्रश्नों को यदि ढंग से अच्छे से तैयार कर लें तो फिर ये प्रश्नों की जो अभ्यास है आपका अच्छे से हो जाए और आपके जो प्रश्न पत्र में जो आपका वास्तविक प्रश्न पत्र होगा, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा, उम्मीद तो यही की जा रही है कि इन्हीं में से आपके सामने प्रश्न आ जाने चाहिए। थोड़ा परिश्रम जरूर किया है, लेकिन उस परिश्रम का फल मुझे आपके चेहरे की उस मुस्कान में मिलेगा जब आपके चेहरे पर प्रश्न पत्र को देखकर वो मुस्कान आएगी। आइए अब चलते हैं आगे। सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते। क्या है? समयम अनतिक्रम्य। तो क्या होगा? समयम अनतिक्रम्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? यथा समयस्य नहीं, यथा समयेषु नहीं, अतिक्रम्य समयम नहीं, यथा समयम। ये होगा इसका सही उत्तर। फिर है त्यागेन समम सुखम नास्ति। त्याग के समान सुख नहीं है। तो यहाँ पर क्या इसका विग्रह होना चाहिए? विग्रह तो दिया हुआ है, इसका समस्त पद क्या होना चाहिए? तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? त्याग समम, इसको मिलाकर लिखेंगे। फिर क्या है? त्यागेन समम, त्याग सम, त्यागा सम, ये भी नहीं हो सकता। त्याग सम, ये भी नहीं हो सकता।
त्यागेन समम, तो क्या होगा? त्याग समम सुखम ना अस्ति, त्याग के समान सुख नहीं है। तो उत्तर हुआ हमारा पहला वाला विकल्प। क्यों? क्योंकि सह साकम समम के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वे उपगंगम एव गच्छन्ति, सभी लोग उपगंगम गंगा के पास ही जाते हैं। तो क्या होगा? गंगा याहा तटे, तट की तो यहाँ बात ही नहीं हुई है। गंगा याहा पार्श्वे नहीं हो सकता। गंगा याहा तीरे ये भी नहीं हो सकता। गंगा याहा समीपम, गंगा के समीप। उपगंगम अव्ययी भाव समास। भीम नकुलौ द्रोणीम अनुगच्छतः, भीम और नकुल द्रोणी के पीछे गए। तो किसके पीछे गए? द्रोणी के। द्रोणी कौन था? द्रोण पुत्र था, उसका नाम था द्रोणी। तो भीम नकुलौ, भीम नकुलौ, भीम और नकुल। तो क्या हो जाएगा? भीमः च नकुलः च। भीमः नकुलः नहीं होगा। भीमा नकुला, ये तो बहुत सारे भीम थोड़ी ना है। भीमेन नकुलेन, ये तो तृतीय विभक्ति हो गया, जबकि हमारा जो ये पद है समस्त पद, ये प्रथमा विभक्ति में है, तो नहीं हो सकता। तो सही उत्तर क्या है? भीमः च नकुलः च। राधा स्वः श्वः अनुपस्थिता भविष्यति। अनुपस्थिता कौन सा? न तत्पुरुष, क्या होगा? उपस्थिता। न उपस्थिता, अनुपस्थिता न उपस्थिता। अनुपस्थिता नहीं होगा। अवश्यम उपस्थिता ये भी नहीं होगा। तो उत्तर होगा न उपस्थिता। फिर क्या है? वृक्षस्य समीपम, वृक्षस्य समीपम एका नदी वहती, वृक्ष के समीप एक नदी बहती है। तो क्या होगा? उपवृक्षम, वृक्षस्य समीपम उपवृक्षम। उपवृक्षः नहीं होगा, सवृक्षम भी नहीं होगा, सुवृक्षम भी नहीं हो सकता। सिद्धार्थः वनस्य समीपम अगच्छत, वनस्य समीपम। तो क्या होगा? उपवनम। ठीक है, अब तो इसका अभ्यास हो गया, अब तो समझ आ गया होगा कि जब भी कहीं पर वनस्य समीपम, वृक्षस्य समीपम या इस तरह का कोई हमारे सामने समास होगा तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपवनम या उपवृक्षम, इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कथम अहम मंद भाग्य धैर्यम धारयामी। मंद भाग्या किसने कहा अपने बारे में? ये द्रौपदी ने। तो क्या हुआ? क्या होगा इसका उत्तर? मंदह भाग्य नहीं, मंदम भाग्यम स नहीं, मंदम भाग्यम यस्या साहा, मंद भाग्य है जिसका वह। तो क्या होगा? कथम अहम मंद भाग्य धैर्यम धारयामी, मैं कैसे धैर्य को धारण करूं? मंद भाग्या अपने बारे में वो कहती हैं। उसके बाद सर्वेषां, सर्वेषां महत्वम यथा समयम विद्यते। यथा समयम, यथा समयम क्या हो जाएगा? समयम अनतिक्रम्य, समय के अनुसार, समय के एक कहते हैं उसकी परिधि में ही, समय को पार ना करके समय के अनुसार ही जब कोई कार्य किया जाए। को भेदः पिकस्य च काकस्य च। को भेदः पिकस्य च काकस्य च वही है, मुझे लगता है दोबारा आ गया है। तो क्या होगा? पिक काकयोः, पिकः पिकस्य च काकस्य च। तो इसका उत्तर क्या होगा? पिक काकयोः। फिर है हमारा भारतस्य गौरवः अस्ति हिमालयः। जो हिमालय है वो क्या है? भारत का गौरव है। तो क्या होगा? भारतस्य गौरवः, ये है इसका विग्रह और आपको क्या बनाना है? समस्त पद। तो अब देखिए, क्योंकि हिमालय का विशेषण है और हिमालय है पुल्लिंग में, तो विशेषण भी किस में हो जाएगा? पुल्लिंग में। भारत गौरवः, ये ध्यान रखिएगा। जब भी विशेषण विशेष्य से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारे सामने आता है तो जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग विशेष्य की होती है, वो ही विभक्ति, वो ही वचन, वो ही लिंग विशेषण की होनी चाहिए। इस तरह के प्रश्नों में जब ये विकल्प आपके सामने होते हैं तो जो एग्जामिनर है उसका उद्देश्य क्या होता है कि देखें बच्चे ने कितने ध्यान से पढ़ाई की है। तो ये ध्यान रखिएगा। काकः मेध्यम अमेध्यम सर्वम भक्षयति।
मेध्यम, अमेध्यम, अमेध्यम। जब भी कहीं पर पहले आता है वहां पर क्या हम करते हैं? उपपद तत्पुरुष। हाँ 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 हाँ। जब भी कहीं पर पहले आता है तो वहां होता है न तत्पुरुष। और न तत्पुरुष में क्या होगा? न तत्पुरुष में हो जाता है जब भी हमारे सामने के बाद अगर कोई स्वर है तो उसको अन हो जाता है और कोई व्यंजन है तो उसको न हो जाता है। तो क्या होगा? न मेध्यम, जो अच्छा नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, उसको न मेध्यम। ठीक है। कदापि असत्यम न वक्तव्यम, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। असत्यम तो क्या होगा यहाँ पर? असत्यम क्या बनेगा? न सत्यम, असत्यम। ठीक है। व्याघ्र चित्रकऊ, इन प्रश्नों को करने के साथ साथ ना एक बार नियमों की पुनरावृत्ति भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब इन प्रश्नों को करेंगे तो नियमों की पुनरावृत्ति से क्या होगा कि वो नियम और भी स्पष्ट होंगे। और क्या होगा? यदि इनसे संबंधित या इनसे मिलते जुलते अन्य प्रश्न सामने आ गए तो वो भी आसान हो जाएंगे, वो भी हल हो जाएंगे। व्याघ्र चित्रकऊ नदी जलम पातुम आगतौ। व्याघ्र चित्रकऊ तो क्या होगा? व्याघ्र च चित्रकः च, व्याघ्र और चित्रक क्या हुआ? नदी का जल पीने के लिए आगतौ आ गए। पादम शिष्य स्वस्य मेधया, विसर्ग नहीं है, स्वस्य मेधया। तो क्या बनेगा? स्वमेधया, अपनी बुद्धि से। स्वमेधा नहीं होगा क्योंकि समास का नियम क्या है? पहले पद की विभक्ति को हटाकर उसको दूसरे पद में जोड़ दिया जाता है और दूसरे पद में विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वमेधया। फिर क्या आता है? प्रकृति सस्नेहम कथयति। सस्नेहम तो क्या होगा? प्रकृति माता सस्नेहम कथयति, स्नेहेन सह। स्नेहम सह नहीं हो सकता, स्नेहेन सहितम, स्नेह के साथ। क्यों? क्योंकि सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। किस में? जिसके साथ कोई कार्य होता है उसमें। और किसके साथ यहाँ पर बात हो रही है? स्नेह के साथ बात हो रही है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? स्नेह में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। स्नेह सहितम नहीं, ये तो ऊपर समस्त पद दिया ही हुआ है तो ये तो नहीं हो सकता हमारा। सह स्नेह ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब सह है यहाँ पर तो स्नेह में तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी तो होना चाहिए, तभी तो बनेगा। तो स्नेहेन सहितम, स्नेह के साथ। ठीक है। तो ये होगा हमारा सही उत्तर। नास्ति त्यागेन समम सुखम, त्यागेन समम तो क्या बनेगा? त्यागेन समम, यहाँ पर पहले पद में विभक्ति लगी हुई है, नहीं हो सकता। त्याग समम ये उत्तर सही होना चाहिए। त्यागे समम नहीं होगा, त्यागस्य समम नहीं हो सकता। न ऋतम वदति चेत काकः दशेत। अब देखिए जरा इसको ना ध्यान से समझेंगे। क्या होगा? ये कहते हैं न ऋतम वदसी, ये भी न तत्पुरुष है। चेत काकः दशेत। अब ये जो री है ये भी स्वर है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, बाकी अ ई उ ए ऐ ओ औ इनको तो समझ लेते हैं कि हाँ ये स्वर हैं। री भी स्वर होता है। कौन कौन से स्वर होते हैं? आ ई उ ए ऐ ओ औ और री, यहाँ तक स्वर होते हैं। तो कौन से हुआ? ये भी हुआ स्वर। और जब सामने स्वर है तो क्या बनेगा? न ऋतम वदसी चेत काकः दशेत, तो अन हो जाएगा। तो अनृतम, नारितम अनृतम। ठीक है। अनृतम नहीं होगा। अनृचतम च ये भी नहीं होगा। ऋतम ना ये भी नहीं होगा। उत्तर होगा अनृतम। और अब अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे? वानराणाम यूथपः सर्वान वानरान अवदत। कहते हैं वानरों का जो यूथपः माने जो उनका सरदार था, सेनापति था, सर्वान वानरान अवदत उसने सारे वानरों से कहा। यूथपः, अब देखिए यूथपः तो क्या होगा? अगर यहाँ पर यूथपति होता तो हमारा विग्रह होता यूथस्य पति यूथपति, है ना? लेकिन यहाँ पर है यूथपः। कौन सा? उपपद तत्पुरुष होगा। और उपपद तत्पुरुष में क्या होगा? यूथम पाति इति यूथपति।
ततः प्रविशतः व्यास नारदौ, व्यास नारदौ, व्यास और नारद इन दोनों ने प्रवेश किया। व्यासः च नारदः च सह करुणया सहितम उच्चैः अकृंदत, उसने करुणा के साथ जोर से कहा। तो क्या होगा, करुणा के साथ जोर से, अकृंदत माने जोर से रोया, वो बहुत जोर से रोया, बहुत दुख के साथ रोया। तो क्या होगा, सकरुणम, करुणा के साथ, करुणया सहितम, सकरुणम। ठीक है। फिर क्या है, पादम शिष्य स्वस्य मेधया, स्वस्य मेधया फिर वही स्वमेधया। और फिर क्या आ जाता है, प्रकृति माता सस्नेहम कथयति, तो क्या होगा, स्नेहेन सहितम, सस्नेहम, स्नेहेन सहितम, सस्नेहम। और अब चलते हैं आगे। किम न श्रुतम काक चेष्टा बक ध्यानम, बक ध्यानम, क्या तुमने नहीं सुना, काक चेष्टा बक ध्यानम। तो बक ध्यानम, काक की चेष्टा, कौवे की चेष्टा और बगुले के ध्यान के विषय में तुमने नहीं सुना। तो बगुले का ध्यान, तो क्या होगा, बकस्य ध्यानम। अगर यहाँ पर काक चेष्टा भी अंडरलाइन होता, काक चेष्टा भी यहाँ पर रेखांकित किया गया होता, तो उसका विग्रह क्या हो जाता, काकस्य चेष्टा काक चेष्टा, बकस्य ध्यानम बक ध्यानम। ठीक है। नास्ति राग समम दुखम, राग समम, तो क्या होगा, राग समम हमारा यहाँ पर रेखांकित पद होगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा रागेण समम, रागेण समम, है ना। लेकिन अगर एक विकल्प यहाँ पर एक और दिया होता, रागेन, और यहाँ पर होता समम, अगर हम इसको भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो रागेण समम, रागेन समम, इन दोनों में से आप किसको सही मान लेते। जब भी किसी शब्द में र अथवा श होता है, श कौन सा, षटकोण वाला, कौन सा वाला, ये जो षटकोण वाला श होता है, और या फिर र होता है, जब भी किसी शब्द में होता है, तो वहां पर क्या होता है, न को ण हो जाता है। तो अगर कभी विकल्प में आपके सामने ये भी आ जाए ना, रागेन समम और रागेण समम, ये बहुत क्लोज फाइट वाले प्रश्न हो जाते हैं। तो क्या होगा उत्तर, रागेण समम। ठीक। फिर क्या कहते हैं, त्याग समम सुखम नास्ति, त्याग के समान सुख नहीं है। त्याग समम सुखम नास्ति, तो क्या होगा, त्याग समम वही है हमारा, समम के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, त्यागेन समम। सह उपनगरम गच्छति, उपनगरम, नगरस्य समीपम, क्रोधेन सहितम, क्रोध के साथ। तो क्या होगा इसका उत्तर, क्रोधेन सहितम, तो हो जाएगा यहाँ पर सक्रोधम, क्रोधेन सहितम सक्रोधम, क्रोध के साथ उसने प्रवेश किया। और फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं श्री कृष्णार्जुनौ प्रविशत, श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रवेश किया, वे दोनों प्रवेश करते हैं। तो श्री कृष्ण च अर्जुन च, अनुद्वेग करम वाक्यमेव वांगमयम, वांगमयम, है ना, वांगमयम, वांगमयम तपम उत्तपः उच्यते। तो क्या कहते हैं, न अनुद्वेग करम, न उद्वेग करम, जो उद्वेग को नहीं करने वाला होता है वो क्या होगा, अनुद्वेग करम, क्योंकि सामने स्वर है इसीलिए न को अन हो गया है। कौन सा तत्पुरुष, न तत्पुरुष। फिर क्या कहते हैं, पिकः आम्रस्य वृक्षे स्थित्वा, पंचम स्वरेण गायति, पिक जो है वो आम के वृक्ष पर स्थित्वा माने स्थित रहकर पांचवें स्वर में गाती है। तो क्या होगा, आम्रस्य वृक्षे, क्या बनेगा, आम्र वृक्षे, आम्र वृक्षा, आम्र वृक्ष, आम्र वृक्षम, लेकिन सप्तमी विभक्ति है, आम्र वृक्षे, आम के पेड़ पर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष। हमें जब भी इस तरह के प्रश्न होंगे ध्यान रखना है, पहले पद की विभक्ति हटानी है, दूसरे पद की बिल्कुल भी नहीं हटानी है, और दूसरे पद की विभक्ति के साथ हम समस्त पद को चुन लेंगे।
तो ये था आपका अभ्यास कार्य। और आज आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा समास के अभ्यास प्रश्न। बच्चे बहुत परेशान थे कि मैम आपने प्रश्न निर्माण का अभ्यास तो करा दीजिए, करा दिया है और अब आप क्या करें कि आप बाकी के प्रश्नों का भी अभ्यास करा दीजिए। कोशिश जारी है आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। उम्मीद है कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे होंगे। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों को हल करने का निरंतर प्रयास किया जाएगा, ज़रूर प्रयास किया जाएगा। बस ध्यान से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा और जब आप पेपर देने बैठे ना, तो शांत होके बैठिएगा, दिमाग को शांत रख के बैठिएगा। कोई प्रेशर लेकर मत बैठना कि मुझे इतना ही करना है। बस अपने ऊपर भरोसा करके बैठना कि मैंने अच्छी पढ़ाई की है और आज मेरा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।